हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप लोग? सब लोगों को गुड मॉर्निंग। अभी तक हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने लिया था। अच्छा, मैं एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहता हूँ कि मैं अब एक साथ जो इस साल IIT JEE एग्ज़ाम दे रहे हैं जो स्टूडेंट्स, उनके लिए मैं अब कुछ डेली 5 प्रॉब्लम्स के कुछ सेट कराना स्टार्ट करूंगा और उन प्रॉब्लम्स के साथ मैं उनको कंसेप्ट भी दूंगा। करेक्ट? दैट मीन्स अभी हम एक रैंक बूस्टर टाइप एक प्रोसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो अब डेली के 2 वीडियो मैं आपको अपलोड करूंगा। एक वीडियो जो अगले साल IIT JEE देंगे और एक वीडियो उन बच्चों के लिए जो इस साल क्या देंगे, IIT JEE देंगे। करेक्ट? मोस्ट प्रोबेबली मैं देख रहा हूं कि किसी भी एक को मैं अब लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से आपको कराऊंगा। करेक्ट? मतलब दोनों में से एक को मैं लाइव लूंगा। ठीक है? क्योंकि ज़्यादा तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि सब कुछ लाइव ले लिया जाए, लेकिन फिर भी मैं दोनों में से, चाहे वो रैंक बूस्टर वाला जो मैंने बोला इस साल जो IIT देंगे उन बच्चों के लिए चाहे लाइव शुरू करें, और चाहे वो 2021 में जो स्टूडेंट्स IIT का एग्ज़ाम देंगे उनके लिए। करेक्ट? वो जो भी होगा वो हो जाएगा, लेकिन जो होगा वो डेफिनेटली अच्छा होगा। क्लियर? सही। अभी तक हम लोगों ने ये देखा है कि भाई अब हम देखिए, हमारा फोकस क्या है, पूरा का पूरा दारोमदार ग्राफ बनाने पे। ग्राफ बनाने की हम लोग भूमिकाएं तैयार कर रहे हैं। अगर हमें ग्राफ बनाना आने लग गया तो ये मान लीजिए कि आपका कैलकुलस जो है वो बहुत आसान होने वाला है। करेक्ट? सही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर क्वेश्चन का ग्राफ बनेगा, लेकिन जहां तक पॉसिबिलिटी है वो हमें उसका ग्राफ बनाना आना चाहिए। क्लियर? और मैंने ये भी कहा था कि आपको 100+ ग्राफ को हमें एकदम तैयार कर लेना है, याद कर लेना है। आने वाले वीडियोज में आप देखते जाइए कि आपको कैसे उन्हें मेमोराइज करना होगा। करेक्ट? फाइन। अभी तक हमने देखा था कि कांस्टेंट फंक्शन लिया, फिर लीनियर फंक्शन लिया, ऐसा फंक्शन जो y बराबर mx प्लस c की फॉर्म में हो या फिर fx बराबर mx प्लस c की फॉर्म में हो। करेक्ट? y बराबर क्यों लिखते हैं हम, fx लिखते हैं। बात मेरी शायद समझ में आ रही होगी आपको। सही है। अब लीनियर भी हम लोग बना सकते हैं। स्लोप का आइडिया आपको होना चाहिए। जिन भी बच्चों को स्लोप का आइडिया है, 11th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपने स्ट्रेट लाइन खूब बनाई है, तो जहां तक मुझे लगता है कि कोई गलती बच्चों से डेफिनेटली नहीं होगी। सही है। अब बात करते हैं नेक्स्ट, अगली बात, नेक्स्ट पॉइंट या नेक्स्ट जो भी स्टार लगाते हैं हम, क्वाड्रेटिक फंक्शन। क्वाड्रेटिक फंक्शन, क्वाड्रेटिक फंक्शन के ग्राफ कैसे बनाएंगे? तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ कैसे होता है भाई? क्वाड्रेटिक, ये भी हम लोगों ने 11th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में पढ़ा है और डिटेल पढ़ा है, लेकिन फिर भी हमको यहां पर करना पड़ेगा। fx बराबर हम लोगों ने ले लिया ax² प्लस bx प्लस c, जहां a नॉट इक्वल टू 0 है और abc बिलोंग्स टू क्या है, r है। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a ही 0 हो गया तो भाई साहब क्वाड्रेटिक किस में कन्वर्ट हो जाएंगे? देखिए, बहुत सारे बच्चा कहता है कि सर क्यों, ऐसा भी होता है कई बार। यदि a 0 हो गया तो इन भैया की हालत जो हो जाएगी ना, वो लीनियर हो जाएगी। fx बराबर क्या, bx प्लस कितना बेटा, c, एंड दैट्स कॉल्ड लीनियर फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लीनियर फंक्शन बन जाएगा। सही है। fx बराबर ax² प्लस bx प्लस c, दिस इज ए क्वाड्रेटिक फंक्शन, दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। चाहे आप इसे एक्सप्रेशन बोले, चाहे आप फंक्शन बोले। करेक्ट? फंक्शन क्यों बोलेंगे वो तो हम बाद में बात करेंगे। अभी तो हम लोग फंक्शन की डेफिनेशन वगैरह को सबको भूल चुके हैं और पूरा का पूरा दारोमदार हम लोगों ने किस पर लगा दिया है, ग्राफ पर लगा दिया है। करेक्ट? चलिए, दिस इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन फॉर्म। fx बराबर ax² प्लस bx प्लस कितना c, वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0 और abc बिलोंग्स टू r। r मतलब एनी रियल नंबर। सही बात है। चलिए, थोड़ा सा हम लोग इसी में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट कि इसमें कौन क्या होता है, क्या नहीं होता। सही है। तो इसके अंदर अगर हम लोग बात करें
तो हमारे पास ये जो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है एफ एक्स बराबर हम लोग लिखते हैं वाई बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां वही बात बार बार नहीं लिखूंगा, ए नॉट इक्वल टू 0 और ए बी सी बिलोंग्स टू आर। सही है। द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इस वाली फॉर्म में, द ग्राफ ऑफ क्वाड्रेटिक फंक्शन इज पैराबोला। नाम सुना आप लोगों ने 11th क्लास में, बहुत अच्छे से सुना पैराबोला। अब ए 0 हो नहीं सकता, तो ए 0 नहीं हो सकता तो ए के दो पार्ट हो सकते हैं भाई। ए 0 नहीं हो सकता लेकिन 0 से बड़ा तो हो सकता है, और यहां 0 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। अगर ए 0 नहीं है तो लेकिन 0 से बड़ा तो हो सकता है ना, और 0 से क्या हो सकता है, छोटा हो सकता है। अगर 0 से बड़ा है तो ग्राफ क्या बनेगा, ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड। ये एक क्या वर्ड यूज किया सर आपने, कॉनकेव अपवर्ड। यस, दैट्स द बेटर लैंग्वेज, कॉनकेव अपवर्ड। एंड नाउ इन दिस केस इफ ए इज नेगेटिव देन ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड, कॉनकेव डाउनवर्ड। द बेटर लैंग्वेज इज कॉनकेव अपवर्ड एंड द कॉनकेव डाउनवर्ड। सही है। कॉनकेव अपवर्ड और कॉनकेव डाउनवर्ड। तो अगर मैं यहां पर आपको छोटा सा दिखाऊं, दिस इज कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड एंड दैट्स कॉल्ड कॉनकेव डाउनवर्ड। केव मतलब ऐसे गुफा, दैट्स अ केव। ये कॉनकेव अपवर्ड एंड द कॉनकेव डाउनवर्ड। सो क्या कहा मैंने, ए ग्रेटर देन 0 ग्राफ इज कॉनकेव अपवर्ड एंड द ए इज नेगेटिव देन ग्राफ इज कॉनकेव डाउनवर्ड। द बेटर मतलब अगर आप सीधा सीधा लिखते हैं अपवर्ड, जैसे हम लोग आपको 11th क्लास में कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स केव वाली बात हम लोग को नहीं बताते थे, क्योंकि वहां पर बच्चा नहीं समझ पाता है। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें बेटर कैलकुलस अगर सीखना है तो ये हमें कैलकुलस की बेटर टर्मिनोलॉजी का पता होना जरूरी है। सो एक है कॉनकेव अपवर्ड। अच्छा, आप अपवर्ड बोल दोगे तो भी कोई गलती नहीं है भाई, बात मेरी समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो ऐसा नहीं सर कि गलत हो जाएगा क्या, तो नहीं, आपसे आईटी थोड़ी पूछ रहा है कि भाई बताओ जरा ये लिखो, राइट अप अबाउट दिस, ऐसा नहीं है। आपको तो वहां पर क्वेश्चन सॉल्व करना है। सही है। सो बस ये बताने के तरीके होते हैं, ये कोई बड़ी चीज नहीं है। सो इफ ए इज पॉजिटिव देन कॉनकेव अपवर्ड एंड इफ ए इज नेगेटिव देन कॉनकेव डाउनवर्ड। द ग्राफ इज पैराबोलिक। पैराबोला के बारे में आपने बहुत अच्छे से जाना है और खूब आपने 11th क्लास में पैराबोला पढ़ा भी है। सही है, ठीक है। तो इसके अंदर एक और बात कर लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए वो हमें कहे, अच्छा एक और बात हम लोग यहां पर कर लेते हैं इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन के लिए। सो y बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। सही है। इसमें a जो है वो क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो a अगर 0 से बड़ा और a अगर 0 से छोटा, तो मैंने बता दिया इनके बारे में, दैट्स कॉल्ड कॉनकेव अपवर्ड। ये जो होता है ना, ये वाली लाइन, दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। लाइन ऑफ सिमेट्री। सर ये क्या है, जितना पोर्शन इसके इधर है उतना ही पोर्शन इसके इधर है। और अगर ये पैराबोला आपने बनाया डाउनवर्ड, तो इस केस में भी क्या है, लाइन ऑफ सिमेट्री है। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। दिस इज कॉल्ड लाइन ऑफ सिमेट्री। अच्छा, जहां पर ये बेंट होता है, जैसे कॉनकेव, तो कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन, कॉनकेव अप और कॉनकेव डाउन के बारे में भी मैं आपको भी बताऊंगा। एक आपको डिटेल प्रोसेस लिखवाऊंगा कि किसी भी फंक्शन का ग्राफ हम लोग जब बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं। करेक्ट। सो फाइन, ये जो पॉइंट है दैट्स कॉल्ड वर्टेक्स, एंड इस वाले में दिस पॉइंट इज कॉल्ड वर्टेक्स। एंड वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। और यहां भी वर्टेक्स के सेम कोऑर्डिनेट माइनस का b/2a कॉमा माइनस का d/4a। मतलब सीधा सीधा ये है कि ये एरो इंडिकेट कर रहा है कि ग्राफ कहां जा रहा है, डाउनवर्ड जा रहा है। तो ये मां है, इनपुट है और ये आउटपुट है।
इसका मतलब हम ये भी बता सकते हैं कि इस केस में ये हाईएस्ट वैल्यू है, हाईएस्ट, तो ये मिनिमम वैल्यू कितनी है, नीचे जा रहा है। तो इसका मतलब y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो माइनस का d बाई कितना 4a। अच्छा, मैक्सिमम एट किस इनपुट पर, x बराबर माइनस का b बाई 2a। ये मैक्सिमम है तो ये मैक्सिमा है, ये मैक्सिमा है। अच्छा, तो इस केस में अगर ये बताइए सबसे लोवेस्ट पॉइंट है कि नहीं है, तो ये बताइए y का मिनिमम वैल्यू कितना, तो सेम माइनस का d बाई कितना 4a एट वही x बराबर माइनस का b बाई कितना 2a। तो ये इस केस में क्या है, मिनिमा है। अगर ये मिनिमा है तो ये कौन सी वैल्यू है, मिनिमम है। आई होप दिस इज क्लियर। अगर आपसे पूछा जाए कि इस केस में y का मिनिमम वैल्यू क्या, तो वो नॉट डिफाइन हो जाएगा। और अगर आपसे इस केस में पूछा जाए कि y का मैक्सिमम वैल्यू कितना, तो वो भी नॉट डिफाइन हो जाएगा। तो इस वाले केस में अगर आपको रेंज बताना पड़ जाए तो रेंज कितना मिलेगा भाई, मिनिमम से मैक्सिमम होता है, मैक्सिमम नॉट डिफाइन है मतलब इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी जा रहा है, तो माइनस का d बाई 4a से लेकर कितना इंफिनिटी। सही है। मैं अगर दूसरा मार्कर या दूसरी चौक इस्तेमाल करूं और इस केस में अगर आपसे पूछा जाए कि भाई इसका रेंज कितना इस माले मोहल्ले का, तो ये सबसे लोवेस्ट वैल्यू माइनस इंफिनिटी, तो ग्राफ माइनस इंफिनिटी से लेके हमेशा लो से हाई लिखा जाता है, माइनस इंफिनिटी से माइनस का d बाई कितना 4a। और अगर आपको डाउट है कि d क्या होता है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर माइनस कितना 4ac। सो दिस इज गाइज बहुत आसान सी चीज है, इसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, मेरा ये मानना है, और बिल्कुल आपको नहीं होगी, इट्स गारंटेड, आप लोग जानते हैं। सही है। तो बस एक दो ग्राफ बना लेते हैं इसका कि भाई कैसे ग्राफ बनेगा। तो ये चीज आप नोट डाउन कर लें अपनी कॉपी में, y बराबर ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, जहां a 0 नहीं होना चाहिए। और अगर बार बार लिखना चाहें तो एक बार फिर से लिख देते हैं कि भाई abc जो है वो कैसे हैं, हमारे रियल नंबर्स हैं। abc हमारे कैसे हैं, रियल नंबर्स हैं। abc बिलोंग्स टू कितना r। सो आप इसे नोट कर लें, करेक्ट। सो कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आपको बनाना है तो कैसे बनाना है हम लोग देखेंगे, उसका a पॉजिटिव है कि a नेगेटिव है। अगर a पॉजिटिव है तो ग्राफ कॉनकेव अप बनेगा, और अगर a नेगेटिव है तो ग्राफ कॉनकेव डाउन बनेगा। सही बात, उतार लीजिए। अच्छा, किसी भी ये एक पॉलिनोमियल है और इस पॉलिनोमियल का डोमेन कितना होगा, तो r होगा। अगर आपको ये चीज भी नोट करनी है तो इसका डोमेन कितना होगा, डोमेन कितना होगा r, क्योंकि डोमेन के बारे में हम जानते हैं कि डोमेन क्या कौन सी वैल्यू का सेट होता है। तो इनपुट यहां पर आप कोई भी x डालिए, ये हमेशा डिफाइन है, करेक्ट। तो इसका डोमेन कितना होगा r, x की वैल्यू का सेट होता है डोमेन, करेक्ट। x एक्सिस पे डिफाइन होता है, मतलब ग्राफ इंटायरली x एक्सिस पे फैला हुआ है, इसीलिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अच्छा, किसी भी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है, एवरी पॉलिनोमियल, जो भी पॉलिनोमियल है उसका डोमेन r होता है। क्या होता है, r। तो इसे मैं शायद मिटा दूं। सही, तो हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं इसमें। तो एक बात लिख लेते हैं, ये तो हमें दिखाई दी तो लिख ही लेते हैं। एवरी पॉलिनोमियल हैज डोमेन r मतलब अगर वो पॉलिनोमियल है तो उसका डोमेन कितना होगा, r होगा। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल हमेशा कोई भी वैल्यू ले सकता है, मतलब कोई भी इनपुट गेन कर सकता है। क्लियर। तो किसी भी पॉलिनोमियल का डोमेन मैथमेटिक्स में कितना होता है, r होता है। सही बात है, कोई भी पॉलिनोमियल हो, चाहे वो कितने भी डिग्री का पॉलिनोमियल हो। सो इसको भी आपने ध्यान में रखना है।
थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिए कुछ बेसिक्स ग्राफ और हैं, लेकिन वो लेने से पहले मैं आपको अब एक ऐसा प्रोसेस बताने जा रहा हूं कि कैलकुलस में हम लोग कैसे ग्राफ बनाएं। करेक्ट। बाकी तो बहुत सारी चीजें हैं अभी, तो पहले हम लोग वो बाद में देखेंगे। तो अब हम लोग हेडिंग लगाते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ्स, हाउ टू ड्रॉ ग्राफ इन कैलकुलस। कैलकुलस मतलब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, डिफरेंशियल कैलकुलस या कैलकुलस। हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस, या फिर कर्व स्केचिंग भी कहते हैं इसको, कर्व स्केचिंग, स्केच करना। कर्व स्केचिंग। कर्व स्केचिंग, ठीक, जो भी है स्पेलिंग समझ जाएंगे आप। कर्व स्केचिंग, करेक्ट। या फिर हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस। कैलकुलस में ग्राफ कैसे बनाएं, दैट मीन्स प्योर हम कैलकुलस का मेथड का इस्तेमाल करेंगे। जो भी पॉइंट्स मैंने आपको बताया, मैं थोड़ा सा और इनको, उन पॉइंट्स को और आगे अपलिफ्ट करूंगा। करेक्ट। सो फाइन, सबसे पहले हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस। किसी भी फंक्शन, अगर वो फंक्शन है तो उसका ग्राफ बनाए हम लोग, या फिर किसी भी क्वांटिटी का ग्राफ। तो खासकर हम लोग बात करते हैं किसके लिए, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री वगैरह के लिए भी ऐसे ही हम लोग यूज करेंगे, लेकिन एक जनरल हम प्रोसेस लिख सकते हैं, सॉल्यूशन प्रोसेस। सॉल्यूशन प्रोसेस, सबसे पहला स्टेप, फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। डोमेन ऑफ फंक्शन मतलब भाई ग्राफ बनाइएगा कब, जब आपको उसके बारे में पता हो कि ये दुनिया में है या नहीं, या कितना डिफाइन है, या कितने रीजन में डिफाइन है। मतलब आपको पहले उसको डिफाइन करना पड़ेगा, बिना डिफाइन किए हम उसका स्केच नहीं बना पाएंगे। जैसे आप लोग देखते हैं कि पुलिस अगर किसी चोर का स्केच करवाती है तो पहले उसके बारे में कुछ ना कुछ तो आइडिया देती है, नहीं तो जो स्केचर होता है उसको कैसे बनाएगा स्केच। सही है, मतलब वो डिफाइन होना चाहिए, वो चोरी उसने किया हुआ होना चाहिए। ऐसे कहेगा कि नहीं भाई ऐसे स्केच बना दो किसी चोर का, ऐसे थोड़ी होता है। बात मेरी समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? तो सबसे पहले हम लोग क्या निकालेंगे, डोमेन निकालेंगे। डोमेन निकालेंगे। डोमेन कैसे निकालेंगे सर? भाई जितना आपको पता है उसी हिसाब से निकालेंगे, उसके अलावा कुछ ज्यादा हम लोग अभी तक यूज नहीं करेंगे। सर ग्रेटेस्ट इंटीजर आ गया तो, अरे भाई आपको इस चीजों की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी कौन क्या होता है ये धीरे भाई 1 by 1 हम लोग इनको पढ़ेंगे, ठीक है? सही है, तो फाइंड डोमेन ऑफ द फंक्शन। स्टेप नंबर 2 पर बात करेंगे हम लोग। स्टेप नंबर 2 पर बात करेंगे। डोमेन के बाद हम लोग बात करेंगे फाइंड एनी सिमेट्री। फाइंड एनी सिमेट्री इफ एग्जिस्ट। सर ये क्या है, ये क्या बात है, ये बताओ आप। बोले फाइंड एनी सिमेट्री, अगर उस फंक्शन में या उस ग्राफ में या जो दिया गया एक्सप्रेशन है उसमें अगर कोई सिमेट्री है, अगर एग्जिस्ट करता है, इसका मतलब ये तो जरूरी नहीं है कि हर फंक्शन में या हर क्वेश्चन में सिमेट्री एग्जिस्ट करेगी, इसीलिए मैंने लिखा इफ एग्जिस्ट। तो सर कैसे निकालेंगे ये बताओ ना, वो सिमेट्री निकालेंगे कैसे हम लोग? तो देखिए साहब, ये लिख लीजिए आप। पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया। पहला पॉइंट था डोमेन और दूसरा था फाइंड सिमेट्री इफ एग्जिस्ट। क्या उसमें अगर कोई सिमेट्री है तो निकालें। बोले साहब कैसे? तो जैसे मान लीजिए मैं उसी को एक्सप्लेन कर रहा हूं, पॉइंट नंबर 2 को, y बराबर fx मेरे पास एक फंक्शन है। हम लोग पहला पॉइंट इसी में x को रिप्लेस करेंगे -x से, इसी में।
x को अगर -x से रिप्लेस किया, इफ x इज रिप्लेस बाय -x, देन इफ नो चेंज देन y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। क्या मतलब है सर आपका? भाई मतलब मेरा कोई नया नहीं है। अगर हम x को -x से रिप्लेस कर देंगे, इफ नो चेंज, अगर उसमें कोई चेंज नहीं हुआ, किसमें? जो दिया गया फंक्शन है उसमें चेंज नहीं हुआ, देन y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। मतलब जितना पोर्शन y एक्सिस के राइट साइड है उतना ही लेफ्ट साइड बना दो। बात मेरी समझ में आ रही है? डेफिनेटली आ रही है। बोले साहब ठीक है, मान ली बात आपकी। फिर दूसरी बात, x को अगर आपने y को अगर आपने -y से रिप्लेस किया, देन इफ नो चेंज, अगर चेंज नहीं हुआ, देन y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। उल्टा है, अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया और उसमें कोई भी चेंज नहीं हुआ, तो y बराबर fx है वो सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है। मतलब जितना राइट साइड है या जितना पहले लेफ्ट साइड बन गया, तो लेफ्ट साइड है उतना ही राइट साइड बनेगा। y को -y से रिप्लेस किया, देन इफ नो चेंज देन y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। देन क्या हो जाएगा भाई आपके पास? x एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो जाएगा। अच्छा बोले साहब ये नो चेंज है, तो अगर मान लीजिए मैं एक बात करता हूं, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास y बराबर fx है और मैंने x को रिप्लेस कर दिया -x से, x को -x से रिप्लेस कर दिया, सो ये बन जाएगा, थोड़ा आगे लिखते हैं, y बराबर कितना? f ऑफ -x, f ऑफ कितना? f ऑफ -x। और अगर इन दोनों में एक रिलेशन बन जाए f ऑफ x प्लस f ऑफ -x, अगर इन दोनों को जोड़ें और अगर ये 0 आ जाए, ध्यान दीजिए, अगर हमारे पास गिवन फंक्शन और आपने x को -x से रिप्लेस किया, तो जो fx है और f ऑफ -x है, अगर वो 0 आ जाए, दैट मीन्स y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। ध्यान दीजिए, अबाउट ऑरिजिन मतलब क्या है? आपका कहने का मतलब क्या है कि सर जितना पोर्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही पोर्शन थर्ड क्वाड्रेंट में है, और अगर जितना ही पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है उतना ही पोर्शन फोर्थ क्वाड्रेंट में है। ये ऑरिजिन है। मतलब क्या है सर आपका? अगर आपने x को -x से रिप्लेस किया, पहला पॉइंट यहां पर मैंने आपको दिया सिमेट्री में, देन इफ नो चेंज देन y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होगा, सही बात। और अगर y को आपने -y से रिप्लेस किया, देन अगर नो चेंज हुआ, मतलब उसके अंदर कोई फर्क ही नहीं पड़ा, तो y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट x एक्सिस। और तीसरा पॉइंट मैंने इसमें दिया कि x को आपने -x से रिप्लेस किया, तो ये y बराबर f ऑफ -x आया, और फिर आपने इन दोनों इक्वेशंस को क्या किया बेटा? ऐड किया, और ऐड करने पे f ऑफ x प्लस f ऑफ -x बराबर 0 आ रहा है, तो दैट मीन्स y बराबर fx इज सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। और फिर इसका एक्सप्लेनेशन मैंने यहां दिया है। ऑरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होने का मतलब जितना पोर्शन ग्राफ का फर्स्ट क्वाड्रेंट में है उतना ही पोर्शन किस में आएगा? थर्ड क्वाड्रेंट में, और जितना पोर्शन सेकंड क्वाड्रेंट में है उतना ही पोर्शन किस में आएगा? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा।
आई होप दिस इज क्लियर। क्या ये बात आपको समझ में आ रही है? ये बात आपको डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए। सही है। सो ये हमारा पॉइंट हुआ सॉल्यूशन प्रोसेस में किसी भी ग्राफ को बनाने के लिए हमारे पास पॉइंट नंबर 2 हुआ, दैट्स कॉल्ड सिमेट्री। क्या कहा हमने इसको? सिमेट्री। अगर है तो बोले साहब क्या हर क्वेश्चन में सिमेट्री होगा? कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो जाए तो भाई अगर सिमेट्री नहीं है, कुछ और उल्टा पुल्टा हो रहा है, कुछ हो रहा है चेंज, कुछ नहीं हो रहा है, मतलब गड़बड़ हो रहा है, या तो इंटायरली चेंज हो या फिर इस प्रॉपर्टी को फॉलो करे, तब तो बात बनेगी। नहीं तो फिर हम कहेंगे कि भाई इस क्वेश्चन में हमारे लायक कोई सिमेट्री नहीं। सही है। तो ऐसा नहीं है कि सर आप कह दोगे कि सर इस क्वेश्चन में तो सिमेट्री है ही नहीं और फिर गड़बड़ हो जाएगा मामला। क्या हो जाएगा? गड़बड़ हो जाएगा। सो ये पॉइंट आप नोट कर लें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू ड्रॉ द ग्राफ्स। ग्राफ बनाने के लिए सिमेट्री होना चाहिए, क्योंकि अगर हमें राइट हैंड साइड में अगर डाटा से ग्राफ मिल जाए तो हम उतना ही ग्राफ, अगर वो उसमें कोई सिमेट्री है या वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक या एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक हो रहा है, तो हम उसी हिसाब से उसको क्या कर देंगे? ट्रेस कर देंगे। क्या कर देंगे? ट्रेस। सो इसे मैं मिटा दूं। फाइन। तो अभी तक मेरे ग्राफ बनाने के कितने पॉइंट्स हो गए? 2। दो पॉइंट हो गए। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग पॉइंट नंबर 3 पे। हम लोग बात करेंगे किस पर? पॉइंट नंबर 3 पे। तीसरा पॉइंट हमारे पास जो ग्राफ बनाने का होगा वो होगा फाइंड इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। फाइंड इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सही बात है। सो हमारे पास सबसे पहली बात, इसके अंदर भी 2 पॉइंट होंगे। एट एक्स एक्सिस क्या y बराबर 0 कर देंगे? अच्छा, एक्स एक्सिस के साथ जब भी फंक्शन मूवमेंट करेगा या डिस्कशन करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। क्या मिलेंगे? रूट्स। तो एक पॉइंट हमारा रूट्स का भी होता है, हमें चाहिए उसके रूट्स। तो y 0 हो गया, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस पर पॉइंट मैं अगर यहां पर ले लूं तो यहां पर मैं रूट्स को लिख दूं अल्फा कॉमा कितना? 0। y तो 0 हो चुका, तो अल्फा मेरा एक क्या है? रूट है। क्या है? रूट है। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। अच्छा, उसी प्रकार से एक्स एक्सिस को डिस्कस किया, उसी हिसाब से हम लोग वाई एक्सिस को भी डिस्कस करेंगे। और वाई एक्सिस पर कौन 0 होता है? तो वो एक्स 0 होता है। वाई पे हमें रूट्स नहीं मिलता, रूट्स हमें कहां मिलता है? एक्स एक्सिस के साथ इंटरसेक्शन कराने से हमें रूट्स मिलते हैं। सो दिस इज द थर्ड पॉइंट टू प्लॉट द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ, एंड दैट्स फाइंड इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। एट एक्स एक्सिस y बराबर 0, तो वहां से यही एक्स एक्सिस के साथ जब आप इंटरसेक्शन कराओगे तो आपको क्या मिलेंगे? रूट्स मिलेंगे। तो जैसे मान लो ये मैंने माना है, क्या किया मैंने? अज्यूम किया है। लेट कंफ्यूज ना हो। सो फाइंड इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। सो इसे आप उतार लीजिए, अपनी कॉपी में लिख डालिए। तो ये अभी तक हमारे 3 पॉइंट हो गए। टू स्केच द ग्राफ, टू ड्रॉ द ग्राफ इन कैलकुलस। पहला डोमेन, दूसरा सिमेट्री, और तीसरा डिस्कशन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस। उस फंक्शन को हम लोग कोऑर्डिनेट एक्सिस के साथ क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे। वैसे बहुत सारे पॉइंट होते हैं, मैं यहां पर कुछ लिमिटेड ही पॉइंट लिखूंगा क्योंकि अभी तक हमने कैलकुलस के सारे पॉइंट्स अभी तक नहीं पढ़े हैं। तो खैर कोई बात नहीं, जो भी है वो तो हमें देखना ही है। सो अब हम बात करेंगे तीसरा पॉइंट, फाइंड एसिम्पटोट। फाइंड एसिम्पटोट
एसिम्पटोट्स वही जो ना टच करती हैं ना ज़्यादा दूर जाती हैं, बिल्कुल जन्मों जन्मों का साथ की तरह चलती हैं, एसिम्पटोट। अच्छा, एसिम्पटोट भी हमारे पास दो प्रकार की होती है, एक वर्टिकल एसिम्पटोट होती है और एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होती है। मतलब एक खड़ी लाइन भी एसिम्पटोट बन सकती है और एक पड़ी लाइन भी एसिम्पटोट बन सकती है। सही बात है कि नहीं? सो एसिम्पटोट, बोले साहब कैसे निकालेंगे एसिम्पटोट? एसिम्पटोट तो हमें निकालना ही नहीं आता। हाँ, मैंने कहा भी था आपसे कि भाई एसिम्पटोट हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन हमें ग्राफ बनाने के लिए कुछ कुछ पॉइंट्स हैं जो हमारे लेवल पे हमें ध्यान रखने पड़ेंगे। फाइंड एसिम्पटोट्स। सो पहली बात हम लोग करेंगे, दो प्रकार के एसिम्पटोट है, फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट, फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट्स। एक वर्टिकल एसिम्पटोट मतलब खड़ी लाइन। तो जैसे मान लीजिए इसके लिए इन दिस केस वर्टिकल एसिम्पटोट कब मिलेगी? इन दिस केस न्यूमरेटर जो है वो तो जीरो ना हो, बट डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। ध्यान दीजिए, क्या कहा मैंने? इन दिस केस न्यूमरेटर है वो तो जीरो ना हो और डिनोमिनेटर क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो डिनोमिनेटर जब जीरो हो जाएगा, यहीं से हमें क्या मिलेगी? वर्टिकल एसिम्पटोट मिलेगी। बोले कैसे सर? तो एक छोटा सा एग्जांपल, मैंने कहा एफ एक्स बराबर 1/x - 2 का ग्राफ बनाओ, 1 - x - 2 का ग्राफ बनाओ। तो बना देंगे। ये तो जीरो है नहीं, जीरो कौन है? डिनोमिनेटर। तो आप इसके अंदर ओनली वर्टिकल एसिम्पटोट एग्जिस्ट करेगी। फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट या फिर ओनली एसिम्पटोट, फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट डिनोमिनेटर शुड बी जीरो, x - 2 बराबर जीरो, दैट मीन्स x बराबर कितना? 2। ये जो लाइन है x बराबर 2, ये इसकी वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। कौन सी एसिम्पटोट होगी? वर्टिकल एसिम्पटोट होगी। तो फॉर वर्टिकल एसिम्पटोट इन दिस केस न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पर न्यूमरेटर जीरो नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर क्या हो जाना चाहिए? जीरो। वर्टिकल एसिम्पटोट के लिए हम हमेशा ऐसा ही काम करेंगे। ठीक है, सो इसे भी आप उतार लीजिए। वर्टिकल एसिम्पटोट कैसे निकालते हैं, तो ये बात आपको शायद समझ में आ रही होगी। करेक्ट, मतलब न्यूमरेटर जीरो नहीं होना चाहिए और डिनोमिनेटर जीरो, नहीं तो 0/0 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? 0/0, जो कि इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। अब बात करते हैं हम हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की। किसकी बात करेंगे? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे अब? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। वी टॉक अबाउट, अभी तीसरा ही पॉइंट चल रहा है हमारा। तीसरा है कि चौथा है? चौथा होगा ना यार। पहला डोमेन था, दूसरा सिमेट्री था, तीसरा इंटरसेक्शन था, ये चौथा पॉइंट है हमारा। ठीक है, एसिम्पटोट इज ए फोर्थ पॉइंट। सही है ना? हाँ, अब बात आती है एसिम्पटोट में ही, फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। कौन सी एसिम्पटोट? फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। बोले साहब हर क्वेश्चन में निकलती है क्या? भाई जहां पर पॉसिबिलिटी है वहां तो निकलेंगी। सो फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए जैसे मान लीजिए हमारे पास y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन। ये मेरे पास एक फंक्शन है y बराबर एफ एक्स। तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एच ए, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट बराबर लिमिट, ध्यान दीजिए भाई, x टेंड्स टू +-∞ ऑफ एफ एक्स। मतलब जो मेरा दिया गया फंक्शन है उसकी दो तरह से लिमिट लूंगा मैं, एक x टेंड्स टू +-∞ एंड इज इक्वल टू मान लीजिए a, और यही मेरा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। यही मेरी क्या होगी? हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगी। सर क्या कहा आपने? x टेंड्स टू, x अप्रोच कर रहा है। बोले सर ये लिमिट कहां से आ गई? तो मैंने कहा कि भाई कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको थोड़ी देर के लिए समझनी पड़ेंगी, ध्यान देनी होगी। डरिए मत, क्या है कैसे है सब हो जाएगा, बिल्कुल आप टेंशन मत लीजिए। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट एच ए स्टैंड्स फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। x को हम लोग एक बार +∞ की तरफ अप्रोच कराएंगे, तब एफ एक्स को देखेंगे कि एफ एक्स किधर जा रहा है, और एक बार x को हम -∞ की तरफ अप्रोच कराएंगे, तब देखेंगे कि भाई मेरा एफ एक्स किधर जा रहा है। क्या ये मेरी बात आपको समझ में आ रही है? डेफिनेटली समझ में आनी चाहिए। वेरी इंटरेस्टिंग। फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y बराबर एफ एक्स इज ए फंक्शन,
करेक्ट। जहां पर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट कैसे निकालेंगे, लिमिट है x टेंस टू प्लस माइनस कितना, इन्फिनिटी ऑफ fx बराबर कितना, a। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो आप? सो ठीक है, सो दिस इज आवर फॉर हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, करेक्ट।